start the topic of the GOC. GOC is the General Organic Chemistry. GOC का हम लोग जो है हाइपर कंजुगेशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. ये हाइपर कंजुगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन जेई मेंस एडवांस एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइपर कंजुगेशन. This is just not like a conjugation. This hyperconjugation is a special kind of conjugation. Special type of conjugation इसको बोल सकते हैं. ये conjugation एक special type का conjugation है बच्चों. इसमें क्या होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, This hyperconjugation is a special type of the conjugation in which the delocalization between the sigma bond of the carbon hydrogen having sp3 hybridization and pi star orbital of carbon atom. कहने का मीनिंग ये है बच्चों कि ये कोई sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए, कोई sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से होगा, किसी sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन के बीच के सिग्मा बॉन्ड और इसके पाई स्टार के बीच में, कार्बन के पाई स्टार के बीच में एक स्पेशल टाइप का डीलोकलाइजेशन होता है. एक स्पेशल टाइप का डीलोकलाइजेशन होता है. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. उस डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है, दिस इज अ डीलोकलाइजेशन बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन. ये एक कार्बन हाइड्रोजन का, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, इसके बीच में, और इस कार्बन एटम के पाई स्टार इज द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम. इन दोनों के बीच का एक तरीके से डीलोकलाइजेशन है. समझ रहे हैं ना, इन दोनों के बीच का डीलोकलाइजेशन है. तो देखिए, जैसे ही इधर टूट जाता है बच्चों, तो C ऑफ द H इस तरीके से बन जाएगा और डबल बॉन्ड ऑफ CH2. बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें. मैंने आपको बताया कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड होता है, इसके और पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन एटम. पाई स्टार का मतलब हो गया, द मीनिंग ऑफ द पाई स्टार इज द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन हमेशा बैकएंड रहता है. ये बैकएंड होने की वजह से इस कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है. ठीक है ना. दिस इज द स्पेशल काइंड ऑफ द कंजुगेशन. समझ रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग इसको जो है हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं. दूसरा टर्म मैं यहाँ पे एक बात और बता सकता हूँ, जरा देखिए, इसका अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम हो जाएगा, ये कार्बन है बच्चों, ये कार्बन है, कार्बन का इस तरीके से p ऑर्बिटल इस पे लगा हुआ होगा, है ना. ये कार्बन के बैकएंड p ऑर्बिटल है, और इधर पे देखो ये कार्बन है, और ये वाला कार्बन के p ऑर्बिटल है, जो फील्ड है, जो बॉन्डिंग में पार्ट कर रहे हैं, और ये कार्बन का बैकएंड p ऑर्बिटल है. समझ रहे ना, बैकएंड p का मतलब पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. समझ रहे ना, पाई स्टार ऑर्बिटल मैंने इसको बोला. अब देखो, ये जो कार्बन के p ऑर्बिटल है, इनके बीच में क्या होगा, देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये ऐसा लगा दीजिएगा, और ये वाला ऐसा. एक मिनट है. और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इस तरीके से जो है इसमें क्या रहेंगे, ऐसे जो है इनके बीच में जो है एंड टू एंड ओवरलैपिंग. देखिए ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा, मैंने जिस लाइन को इस तरीके से जो है, ये सब के सब जो है कार्बन के, जिसको मैंने डैश किया है, इस तरीके से कार्बन के फील्ड ऑर्बिटल हैं, और जो आप देख रहे हैं इस तरीके से खाली मैंने ऐसी बैकएंड छोड़ा है. दिस इज द बैकएंड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन एटम. ठीक है. अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो कि ये वाले जो बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन के एटम जो है इस तरीके से जो है एंड टू एंड ओवरलैपिंग की है. जब भी किसी भी दो ऑर्बिटल के बीच में एंड टू एंड उनके बीच में जब ओवरलैपिंग होती है, तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो आप मुझे बताइए, जरा ध्यान से देखो बच्चों, कि यहाँ से ये सिग्मा ऑर्बिटल है, ये वाला कौन सा है, सिग्मा ऑर्बिटल है. सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा से अब ये बैकएंड p ऑर्बिटल क्या करेगा, आप जरा ध्यान से देखो, ये बैकएंड p ऑर्बिटल इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा या नहीं रखेगा. समझ रहे हैं ना. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस बैकएंड p orbital or pi star antibonding orbital always attract the electron density of nearest carbon atom. The carbon क्या होना चाहिए, this is the most important condition, that carbon must be sp3 hybridized carbon atom.
sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा। तो देखो ना, इसके बीच में ऐसे ओवरलैपिंग हो सकती है, आप बताइए। तो एक तरीके से जब यहाँ से इसको खींच लेगा तो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। आपको बताया जाता है बच्चों, एंड टू एंड ओवरलैपिंग जब भी कभी भी दो ऑर्बिटल के बीच में एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जब उन दो ऑर्बिटल के बीच में पास वाले ऐसे इस तरीके से दो ऑर्बिटल हैं, देखिए ये दो ऑर्बिटल अगर इनके आपस में पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, वे ऑलवेज जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। हमेशा वो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ दिस टाइप ऑफ द कंजुगेशन। इस टाइप के कंजुगेशन का ये एक ऑर्बिटल डायग्राम है, समझ रहे हैं ना। तो इस कंजुगेशन में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा टू पाई स्टार ओवरलैपिंग इसके बीच में हो रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सिग्मा टू पाई स्टार ओवरलैपिंग। इसमें पूछा, एग्जामिनेशन में पूछा गया था, जेई में पूछा गया था, मेडिकल में पूछा गया था लास्ट टाइम पे, कि जो हाइपर कंजुगेशन है इसमें कौन से टाइप का ओवरलैपिंग होता है। तो सिग्मा टू पाई स्टार वाला हो रहा है ना, सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ दिस कार्बन हाइड्रोजन एंड पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन एटम, दोनों के दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा आप लोगों को, ठीक है ना। ये बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं, बस मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन बता रहा हूं आपको। सेकंड टर्म क्या है इसमें प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपर कंजुगेशन। पॉसिबिलिटी क्या क्या, किस टाइप के कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व हो सकता है। सो लेट कंसीडर पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में बेटा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके बारे में देखते हैं। जरा देखो बच्चों, तो भाई हाइपर कंजुगेशन, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पे देखिए एक कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए और इस तरीके से CH2 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये हाइपर कंजुगेशन, ये वाला जो कार्बन एटम होगा, ये पास वाले कार्बन एटम से क्या करेगा, अपना जो है हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, है ना। पहली बात तो बच्चों ये कार्बोकैटायन में ऑब्जर्व होगा, समझ रहे ना। पहली बात तो ये कार्बोकैटायन में ऑब्जर्व हो सकता है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं, देखिए अगर कार्बन इस तरीके से, कार्बन हाइड्रोजन कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, तो इसके बैकेंड पी ऑर्बिटल, ये बैकेंड पी ऑर्बिटल मतलब ये पाई स्टार के साथ इस तरीके से अगर ऑर्बिटल होगा तो यहाँ पे भी जो है हाइपर कंजुगेशन होने की पॉसिबिलिटी है। हर टॉपिक में यहाँ पे बता सकता हूँ। तीसरा हमारे पास कोई इस तरीके से ये पॉजिटिव इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है और इसके पास जो है इस कंपाउंड, इस कार्बन एटम के पास कोई लोन पेयर इस तरीके से एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। दिस ऑड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द फ्री रेडिकल, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल, ठीक है ना। इस फ्री रेडिकल में भी ये हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होगा, समझ रहे हैं ना। या फोर्थ कंडीशन हम लोग बोलेंगे CH3 C of double bond CH2, इस टाइप के एल्कीन में देखो, एल्कीन के नियरेस्ट में जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन एटम होगा और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होने की वजह से आप देख रहे हैं इसमें भी हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो ये जो है इसके जो है क्या है, ये पॉसिबिलिटी है कि भाई पहला तो आपके पास कार्बोकैटायन होना चाहिए, इसके नियरेस्ट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन होना चाहिए। दूसरा आपके पास इस तरीके से बैकेंड पी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी जो है ये हाइपर कंजुगेशन को शो करेगा। तीसरा आपके पास फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे होगा बेटा, ये फ्री रेडिकल एक इस तरीके से इधर आएगा और दूसरा यहाँ से भी टूटेगा, ऐसे रेडिकल बना देगा, समझ गए। इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ही बना देगा। तीसरा आपके पास इस तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड वाली कोई एल्कीन होगी, उसके नियरेस्ट में कोई sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन एटम होगा, तो वो भी आपका क्या बना देगा, वो भी जो है हाइपर कंजुगेशन को शो करेगा। नेक्स्ट एक और बात, अच्छा एक बात आप लोग बताइए मुझे, इस तरीके से मैंने बताया CH3 sp3 इस तरीके से बताया और
CH2 नेगेटिव चार्ज। क्या ये कार्बेनाइन, क्या इज दिस कार्बेनाइन सो हाइपर कंजुगेशन? मुझे बताइए, क्या ये कार्बेनाइन जो है हाइपर कंजुगेशन शो करता है क्या? नहीं। यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट पॉसिबल। ये यहाँ पे बच्चों हाइपर कंजुगेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ऑक्टेट ऑफ दिस कार्बन एटम इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक है, ऑलरेडी जो है इस कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट शो, हम बोलेंगे इट डज नॉट पार्टिसिपेट हाइपर कंजुगेशन। ठीक है ना, सो हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये जो है बच्चों हाइपर कंजुगेशन में पार्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द हाइपर कंजुगेशन। इफ दिस टाइप ऑफ द कंडीशन इज आल्सो ऑब्जर्व इन एनी ऑफ द कंपाउंड, सो यू कैन से दैट दिस कंपाउंड वुड बी सो हाइपर कंजुगेशन। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? जरा देख लीजिएगा भाई इस बार इसमें, this hyperconjugation is known as the no bond resonance because this is the special type of the special kind of the conjugation। तो हम लोग इसमें जो है, क्योंकि ये एक स्पेशल काइंड ऑफ द कंजुगेशन है, इसको हम लोग जनरली नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग जो है नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, देखिए पूछा जाएगा आप लोगों से एग्जाम में, और ये जो है जनरली बेकर और नाथन नाम के दो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, बेकर और नाथन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेकर और नाथन एक इंडियन साइंटिस्ट नहीं है, ये जो है फॉरेनर है, समझ रहे हैं ना। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको सबसे पहले बच्चों ऑब्जर्व किया था बेकर एंड नाथन ने, समझ रहे हैं ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें है हाइपर कंजुगेटेड H। हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन, या इसको बोलते हैं बच्चों अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन एटम? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ, ये आपने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया था, हाइड्रोजन इस तरीके से लगा दीजिएगा, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिएगा। इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के बाद जो पहले नंबर का कार्बन होता है, इसके बाद जो पहले नंबर का कार्बन होता है, दिस इज अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा रहेगा दैट इज अल्फा हाइड्रोजन एटम। और यही अल्फा हाइड्रोजन एटम ही जो है हाइपर कंजुगेशन में पार्ट करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है हाइपर कंजुगेटेड H पॉजिटिव H एटम। समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से बना देता हूँ, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो जाएगा C ऑफ द H, और यहाँ पे H पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड CH2, और जो यहाँ से बच्चों ये वाला हाइड्रोजन बचा हुआ है, और ये इसी को आप लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेटेड H, हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन एटम। समझ रहे हैं ना, हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन एटम के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वन इज अब यही जो है, ये जो हाइड्रोजन है, इसी को आप लोग जो है अल्फा हाइड्रोजन एटम भी तो बोल रहे हैं, इसी हाइड्रोजन एटम को आप लोग अल्फा हाइड्रोजन एटम भी बोल रहे हैं। आप देखिएगा इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं? इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं? देखिए इसके रिस्पेक्ट में दिस इज द फर्स्ट कार्बन, और दिस फर्स्ट कार्बन इज नोन एज द अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होगा दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसके रिस्पेक्ट में देखो तीन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो मैं बोलूंगा इस कंपाउंड में 1 2 3 तीन है ना, तीनों में से कोई भी टूट सकता है, सभी के पास क्या इक्वल पॉसिबिलिटीज है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो है 3 हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन एटम है। कितना हाइड्रोजन एटम है बच्चों? 3 हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन एटम है। समझ में आई बात? क्या सब में आप देखो पहचान सकते हैं। एक कंपाउंड ये हो गया, दूसरा कंपाउंड में यहाँ पे बना रहा हूँ सेकंड एग्जांपल CH3 CH2 पॉजिटिव आयन। अब इसके रिस्पेक्ट में देखिए ये वाला हाइड्रोजन ये वाला है, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, 2 अल्फा H एटम हो जाएंगे। समझ गए ना। तीसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ CH3
CH ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और CH3 इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। ओवरऑल कितना हो जाएगा बच्चों? 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। समझ रहे हैं ना? यहीं पे एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, यहीं पे एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए क्या होगा इस तरीके से CH3 C ऑफ दिस CH3 एंड द CH3, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में आप देखिए ओवरऑल कितने हैं? 3 ये हैं, 3 हैं, 3 हैं, देयर इज ए 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम। समझ रहे हैं ना? 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। इस कंपाउंड देखिए, एक कंपाउंड इस तरीके से मैं बना देता हूं। इसके रिस्पेक्ट में देखिए पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पे है, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पे है। इसके रिस्पेक्ट में 2 इधर हैं और 2 इधर है, 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने हैं बच्चों? यहाँ पे जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ रहे हैं? तो ओवरऑल इस कंपाउंड में 7 अल्फा H है। समझ रहे हैं ना? 7 अल्फा H है। इसके और एक और नेक्स्ट बना देता हूं मैं। ये एक एल्कीन है। एल्कीन में भी मैंने बताया था, एल्कीन के रिस्पेक्ट में जो पहले नंबर का कार्बन एटम होगा दैट इज द अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन एटम पे जो भी हाइड्रोजन होगा वो आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक तो ये वाला कार्बन हो जाएगा, 2 यहाँ पे हैं। समझ रहे हैं ना? और इसके रिस्पेक्ट में 2 यहाँ पे भी है ना, 2 अल्फा। तो ओवरऑल देखिए इस एल्कीन में आप देख रहे हैं ओवरऑल 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। समझ में आ रही बात क्या? इधर देखिए एक और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है। नेक्स्ट एग्जांपल इस तरीके से बनाइए इसको। ये एक फ्री रेडिकल है। इस फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ से ये वाला कार्बन भी है, ये आपका जो है यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि यहाँ इस कार्बन एटम पे 3 हाइड्रोजन है। और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बच्चों 1 हाइड्रोजन एटम है। तो ओवरऑल इस कंपाउंड में 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है ना? नेक्स्ट एक और बना देते हैं। एक ऐसा कंपाउंड बनाइए जो आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये इस तरीके से बनाइए। इसके रिस्पेक्ट में भी एक्चुअली ये रेजोनेंस में तो है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या करिए, इस कार्बन के देखो ये पॉजिटिव चार्ज है। मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के बाद जो पहले नंबर का कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। कैसा कार्बन एटम होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए। तो इसके रिस्पेक्ट में यही है ना sp3, तो इधर कितना है यहाँ पे 3 अल्फा H है। लेकिन ये वाला तो देख रहे ना ये sp2 है, तो ये तो नहीं होगा अल्फा H। लेकिन इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में ये वाला भी तो है 3 अल्फा H। आप अगर दोनों कंजुगेशन है तो उनके साइड वाले अल्फा H को काउंट करना है। नहीं तो रेजोनेंस में मैं घुमा के भी बना सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है इधर। समझ रहे हैं ना? सो आप कह सकते हैं देयर इज ओवरऑल 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम एंड द नेक्स्ट कंपाउंड इज दिस टाइप ऑफ। एक ऐसा कंपाउंड आप लोगों ने बनाया है। देखिए एक बेंजीन रिंग ऐसा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा और इसके रिस्पेक्ट में कंजुगेशन में जो है पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिएगा। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हैं और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एटम है। समझ रहे हैं? तो ओवरऑल इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, है ना? तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली हैं आप लोगों को। एक और एग्जांपल हम लोग दे देते हैं इसके रिस्पेक्ट में। देखिए आप लोग काफी आसान है ये वैसे भी। इधर पे इस साइड पे 2 हैं और इधर पे 1 है। इसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो जाए। बहुत आसान है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं आप लोग, जो है सबके लिए जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? बहुत आसान टाइप का टॉपिक है ये। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड को बताता है। सबसे पहला स्टेबिलिटी ये बताता है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन C पॉजिटिव आयन मैंने लिखा हुआ है। दूसरा ये बताता है आपको स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को भी ये बताता है। ठीक है ना? तीसरा आपको ये बताता है, थर्ड वन इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को भी ये बताता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो कहने का मीनिंग ये है स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड मतलब
कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन में स्टेबिलिटी जो भी होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम कहने का मतलब होगा हायर द नंबर ऑफ, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। द कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ बच्चों। ये पहला कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, ये तीसरा कंपाउंड है। इस कंपाउंड में देखो जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इस कंपाउंड में देखिए 3 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 4 है, 4 अल्फा है जिसमें है, और इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है। और नेक्स्ट वाले कंपाउंड में ओवरऑल 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। समझ रहे हैं ना? तो हम कहेंगे थर्ड नंबर ऑफ द कंपाउंड इज द मोर स्टेबल देन द फर्स्ट नंबर एंड दिस इज द सेकंड नंबर। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड। समझ रहे हैं ना? एक और एग्जांपल यहीं पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड। ये पॉजिटिव चार्ज इसमें लगा दो और दूसरा कंपाउंड आपके पास है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा दीजिएगा, ऐसे लगा दें। इस कंपाउंड में देखिए इसके रिस्पेक्ट में 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं और 3 यहाँ पे हैं। तो ओवरऑल ये जो है 7 अल्फा एच हो जाएगा और इधर पे 4 अल्फा एच हो जाएगा और इधर पे देखिए 3 अल्फा एच हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 1 2 3। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड। फर्स्ट कंपाउंड इज द मोर स्टेबल। फर्स्ट कंपाउंड इज द, जो पहले नंबर का कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड इज द मोर स्टेबल हो जाएगा देन सेकंड कंपाउंड। समझ रहे हैं ना? पहले नंबर का जो कंपाउंड था वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आपने देख लिया होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा बेटा, ये लिखा हुआ है, और ये जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड नंबर के कंपाउंड से। समझ रहे हैं? इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ, चलो देखिए। एल्कीन के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। एक इस तरीके से कंपाउंड है, एक एल्कीन इस तरीके से है, थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस, एंड द सेकंड वन इज द दिस टाइप ऑफ द एल्कीन एंड थर्ड वन इज द दिस टाइप ऑफ द एल्कीन। समझ रहे हैं ना? इस एल्कीन के केस में आप देख रहे हैं हियर इज ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 2 अल्फा एच इसमें है, और इस एल्कीन में जो है ओवरऑल 6 अल्फा एच यहाँ पे है, और इस एल्कीन में देखिए 9 अल्फा एच। द ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, मैंने आपको बताया था जिस एल्कीन में जो है जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं वो उतने ही ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो है ना? तो थर्ड नंबर वाला जो है ज्यादा स्टेबल होगा देन सेकंड से, और देन दिस वन इज द स्टेबिलिटी जो है फर्स्ट के कंपैरिजन में ऐसा हो जाएगा। अगर आप फ्री रेडिकल के केस में बात करते हैं, जरा देखिए फ्री रेडिकल का केस कैसे हो जाएगा। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल रख लीजिएगा। फ्री रेडिकल मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन हाइपर कंजुगेशन का केस इसमें है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? दूसरा एक फ्री रेडिकल अगर आपको मैं दे देता हूँ, इस तरीके से हो जाएगा, और तीसरा फ्री रेडिकल आप देंगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना? इस तरीके से। इसके रिस्पेक्ट में देखिए 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे देखिए 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो बोलेंगे फर्स्ट वन इज द मोर स्टेबल देन थर्ड, और दिस वन इज द सेकंड वन इज द मोर स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये बात जो CH3 एंड एक और आपके पास होता है CD3 और तीसरा होता है CT3। आइसोटोप, हाइड्रोजन की जगह पे मैंने आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन लगा दी है। समझ रहे हैं ना? हाइपर कंजुगेशन का मतलब होता है कि कौन सा जो है यहाँ से यहाँ जाने पे जो हाइपर कंजुगेशन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाइपर कंजुगेशन डिक्रीज हो रहा है बेटा। क्यों हो रहा है ये डिक्रीज? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है आपके पास, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड है और कार्बन ट्राइटेरियम बॉन्ड है। देखिए अगर जिसका DH जो बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा तो हम बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन में पार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ से ऊपर से नीचे जाने पे जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यू है बेटा, बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा बच्चों? बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा?
बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और हाइपर कंजुगेशन आप लोग बोलेंगे कि सर जो है यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे डिक्रीज, क्योंकि कार्बन H बॉन्ड, कार्बन D बॉन्ड और कार्बन T बॉन्ड में T बॉन्ड की एनर्जी अगर ज्यादा है तो टूटेगा ही नहीं वो जल्दी से, इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी जो है, हम बोलते हैं इस कंपाउंड में जो है ऊपर से नीचे आने पे जो है क्या हो जाएगा